नमस्कार दोस्तों। पिछले कई हफ्तों से चीन और भारत के बीच काफ़ी विवाद बढ़ गया है। जहां एक ओर हमारे भारतीय सैनिक चाइनीज़ सैनिकों को अपने बुलेट से जवाब देने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर आम नागरिक अपने वॉलेट से जवाब देने के लिए तैयार है। सीधे तौर पे कहें तो अब चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार हमारे सर चढ़कर बोलने लगा है। और यह तूल तब पकड़ी जब सरकार ने 59 चाइनीज ऐपों को बैन कर दिया। लेकिन क्या सरकार का 59 चाइनीज ऐपों का बैन करना सही है, या सरकार जिस तरह 59 चाइनीज ऐपों को बैन करी है उसी तरह सारे चाइनीज सामानों को बैन कर सकती है या नहीं? अगर बैन नहीं कर सकती है तो इसके विकल्प में क्या कर सकती है? इन सभी विषयों में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में एक कमेंट देख रहा था जिसमें था सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जी बिल्कुल, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक सीमित दायरे में। मैंने पिछला वीडियो कवर किया हुआ था, सरकार चाइनीज ऐपों या सामानों को बैन क्यों नहीं कर पाती है। अगर जो लोग नहीं देखें वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसी में कुछ कमेंट इस तरह आए थे कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस कुछ टैक्सेस बढ़ा सकते हैं, जिससे कि चाइनीज़ सरकार यह सामान बेचने से परहेजी करेगी और हमारे जो लोकल कंपनियां हैं उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा मार्केट मिलेगा हमारे इंडिया में ही। लेकिन अब बात रही टैक्सेस लगाने की। इंडियन गवर्नमेंट हाई टैक्स भी नहीं लगा सकती। जानते हैं क्यों? पहले तो जितने भी देश WTO के अंतर्गत आते हैं, करीबन 164 देश, वो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर अनावश्यक कर नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि ये सारे WTO के खिलाफ चले जाएंगे अगर ऐसा करते हैं। तो अगर मान लेते हैं सरकार हाई टैक्सेस लगा भी देती है चाइनीज़ सामानों पे, तो इस पे हमारे ऊपर ही दोहरी मार पड़ेगी। जानते हैं कैसे? जैसे ही ऐलान हुआ कि हमें चाइनीज़ सामानों का बायकॉट करना है, उनका बहिष्कार करना है, कोई भी चाइनीज़ सामान नहीं खरीदना है, जो हमारी इंडियन कंपनी है बजाज, मारुति, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। बोले भैया, अगर हम दूसरे कंट्री या यूरोपियन कंट्री से हम अपना कुछ सामान मंगाते हैं तो उनके कॉस्ट हमें चाइनीज़ सामानों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे, जिसका असर सीधे हमारे रेटों पर आएगा, जो कि करीबन 10% ज़्यादा हो सकता है। ये मैं नहीं, खुद बजाज और मारुति ने ऐसा अनाउंस किया है। आप कटिंग देख सकते हैं साइड में, जहां आपको एक अच्छी खासी गाड़ी 5 लाख के अंदर आ सकती थी, वहीं आपको ये करीबन 6 लाख के आसपास मिलेगा। और बाइक की बात करें उसमें भी आप 10% एक्स्ट्रा ऐड कर ही लें। अब बात करते हैं दवाइयों पे, जहां भारत दवाइयों का हब माना जाता है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट दवा भारत ही करता है। करीबन हर एक साल भारत $20 बिलियन का दवा एक्सपोर्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर भी एक फंसने वाली बात आ गई। दवा बनने में लगा API, जो कि दवा का मुख्य घटक है, वो भी चाइना से ही आता है हमारे पास। 70% API हम लोग चाइना से ही मंगाते हैं। और गनीमत बात यह है कि वो API भी चाइना के वुहान शहर से आता है, जहाँ से कि कोरोना वायरस आया था। तो कहीं ना कहीं ये टैक्स लगाना हमारे ऊपर दोहरी मार पड़ना जैसा हो सकता है। इसके रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी, जो कि हमारे दवा के प्राइस को
रेगुलेट करती है। उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि हाइपरिन जो दवा होती है, मतलब ब्लड थिनर है, ज़्यादातर हृदय रोगी लोग इसको यूज करते हैं, उसका दाम बढ़ गया क्योंकि एपीआई का दाम बढ़ गया। इसके चलते जो इंडियन कंपनी है वो पहले वाले रेट पे तो इसको बेच नहीं सकती है, इसलिए एनपीपीए जो है इसका थोड़ा प्राइस अप कर दिया है। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट का कहना ये है कि कोविड-19 के कारण हमारे यहाँ सारे कंपनियां बंद पड़ी थी, जिसके कारण इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाया, इसीलिए हम इसका रेट अप कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये खुन्नस निकालने वाली भी बात है, क्योंकि खैर चाइनीज़ सरकारों की मंशा को कौन पढ़ सकता है। कुछ पब्लिक के सामने आने दें पहले तो। अब चलते हैं दूसरी चुनौतियों की ओर, जो कि चाइनीज़ सामान बैन करने से उत्पन्न होती है। सीधे तौर पर देखें तो चाइना से हम लोग 14% सामान खरीदते हैं और हम लोग वहाँ भेजते कितना है, महज 5%। और जो हम लोग 14% सामान खरीदते हैं, बोले तो इंपोर्ट करते हैं, वो चाइना के एक्सपोर्ट का मात्र और मात्र बस 3% रह जाता है। तो यहाँ से भी अगर आप चाइनीज़ सामानों को बैन कर देते हैं पूरी तरह से, तो चाइनीज़ सरकार पर कोई ख़ास असर होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है, अगर हम इसको बैलेंस करने में सक्षम हो पाते हैं, तभी कहीं ना कहीं हम चाइनीज़ सरकार को एक मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। इसके लिए सरकार भी सामने आई है, चाहे हम बात करें केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की या रेलवे मिनिस्ट्री की, सभी ने कहीं ना कहीं इस मुहिम में अपना योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी बिजली के मीटर थे, जो भी चाइनीज़ थे पहले से लगे पड़े, सारे को रिप्लेसमेंट में भेज दिया है। और अब बात करें रेलवे मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने भी कदम से कदम मिलाकर रखे हैं। जितने भी रेलवे सिग्नल थे, या तो यूँ कहें कि जितने भी रेलवे सिग्नल के प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनियों के साथ थे, सारे को कैंसिल कर दिया है। और अब बात करते हैं केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं एक तरह से जागरूकता की मुहिम भी छेड़ी है, और जितनी भी ई कंपनियां हैं, बोले तो ई मार्केट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जितने भी हैं, सारों से बात की है कि आप अपने प्रोडक्ट के बगल में उस कंट्री का नाम लिखें जहां यह बना है, या तो फिर अगर कोई 2-3 कंपनी मिलकर बनाकर देते हैं वो प्रोडक्ट, तो उनका परसेंटेज आप बगल में लिखें। और कुछ कंपनियां भी हैं जो इस मुहिम में हमारे साथ हैं। आप हीरो साइकिल को ही ले लें, उन्होंने भी अपना प्रोजेक्ट चाइना के साथ कैंसिल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जाकर कुछ हद तक जो ट्रेड इम्बैलेंस था वो बैलेंस होगा, और इस मुहिम में हम लोग भी अपना योगदान दे सकते हैं। बस चाइनीज़ सामानों का कम से कम यूज करें, जिससे कि ये कुछ हद तक बैलेंस हो सके। ये 1-2 साल में तो होने से रहा, इस ट्रेड इम्बैलेंस को बैलेंस होने में करीबन दशकों का समय लग सकता है। खैर, जो भी समय लगे, लेकिन हमें अपना काम करना है। चलिए, अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से मुट्ठी भर लोगों को भी कन्विंस करने में सक्षम हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरा प्रयास सार्थक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और समझ सकें कि सरकार सामानों को बैन क्यों नहीं कर सकती है, और इस तार्किक खंडन को समझते हुए वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर खुद सामानों की खरीदारी का चयन करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।